नमस्कार, प्रणाम आप सभी मित्रों को। हम उसी PYQs की श्रृंखला में फिर से अगले टॉपिक के साथ में हाजिर हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख जो इससे पहले का जो टॉपिक था जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में बात की थी हमने, और इसी को ध्यान में रखते हुए अगला जो टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो RPSC ने स्पेशली तौर पे बनाए हैं, पहले थोड़ी सी उसकी पर्सपेक्टिव हमें समझनी है कि किसान आंदोलन जो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों में मारवाड़, मेवाड़, अलग अलग हाड़ौती क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों के तहत विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि उनके प्रश्न सबसे ज़्यादा जो फोकस पिछले 2 वर्षों के दौरान किस किन किन किसान आंदोलनों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। और साधारण सी बात है, जब आंदोलन का नाम आ रहा है, किसान हो या जनजाति हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे कुछ न कुछ रीजंस रहते हैं, बिना कारण आंदोलन नहीं होते हैं। तो किसान कहें या जनजातीय आंदोलन कहें, उन दोनों के बीच में हम लोग जानते हैं कि कुछ कारण रहे हैं जो बेसिकली हमें उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, उनके PYQs पढ़ने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसान आंदोलन के बहुत सारे कारणों के तहत हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे सामंती शासक जो थे, उनके द्वारा किसानों पे अत्याचार करना, बैठ बेगार लाग बाग किसानों पर लागू करना। हम लोग कह सकते हैं कि राजा महाराजा या जागीरदारों के बढ़ते खर्चे का भार भी किसानों पे लाद देना, अकाल पड़ने के बावजूद राजस्व की मात्रा को कम नहीं करना, या विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत सारी लाग बाग थी। हम लोग बात करें तो बिजोलिया में भी 84 प्रकार की लाग बागें, जहां एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जैसे मारवाड़ में 123 प्रकार की लाग बागें थी। ऐसे बहुत सारे, यानी जागीरदार और राजा, इन दोनों के लिए सामने जो थे किसान थे, और किसानों के द्वारा अपनी मांगे बनवाने के लिए किस तरह से उनका विरोध किया जाता है। तो प्रमुख टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं और किसान आंदोलन के तहत आज के प्रश्नों की एनालिसिस करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिया गया है वो आपके सामने ये रहेगा, विजय सिंह पथिक के बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था। पहले तो हमें पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानना है। ये राजस्थान ही नहीं, भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यानी बहुत लंबा चलता है और सर्वाधिक लंबा चलने वाला भी है। अहिंसात्मक अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला, सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। चलने वाला किसान आंदोलन रहता है जो 1897 से प्रारंभ होकर 1941 तक, याद रखना है कि 44 वर्षों तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। बिजोलिया की बात करें तो ये उस समय रियासत के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये मेवाड़ रियासत का भाग था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बिजोलिया वर्तमान में मित्रों भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब इसमें पूछा है कि विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था। यह आंदोलन 3 चरणों में चलता है। हम लोग जानते हैं कि द्वितीय चरण का जो स्पेशली तौर पे जो नेतृत्व किया जाता है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि 1897 से लेकर 1915 तक हम लोग बात करें तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव, इन 3 लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से पहले चरण का नेतृत्व किया जाता है। और साधु सीताराम दास के विशेष आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन की जो लीडरशिप है वो अपने हाथ में लेते हैं और उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो उनका अलग होने का कारण दिया गया है, मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक, विजय सिंह पथिक, वर्मा और चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी को मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पहला ऑप्शन। किसान पंचायत द्वारा उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर माणिक्यलाल वर्मा को एकमात्र नेता सुनना, यह भी गलत है कि यह कोई कारण नहीं रहेगा। राजस्थान सेवा संघ जो 1919 वर्धा में स्थापित होता है,
1919 में इसकी स्थापना वर्धा में की गई। की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद। राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ में वैचारिक मत। हाँ, बिल्कुल सही है कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई और उनकी जो विचारधारा जो थी, आइडियोलॉजी जो थी, उनको लेकर इनके बीच में मतभेद होता है और जिसके कारण ये इस आंदोलन से पृथक हो जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका 3 नंबर है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में स्थापित किया गया था। जन जागृति की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। चौथा, अश्वलेश्वर दयाल द्वारा शोभालाल गुप्त को जबरन आंदोलन का नेतृत्व सौंपने का दबाव जना, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आपके सामने रहेगा 3 नंबर की राजस्थान सेवा संघ के मतभेद को लेकर रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के साथ में इनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के कारण इन्होंने इस आंदोलन को छोड़ दिया। तो भिजोलिया किसान आंदोलन हमें याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन तो नहीं है। एक बात और याद रखनी कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ है 1880 में, जाट किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ जिले में जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। पूरे भारत में इतना लंबा चलने के बावजूद किसी तरह की कोई हिंसक घटना इस किसान आंदोलन से हमें नहीं मिलती है, तो अहिंसात्मक किसान आंदोलन के रूप में। लेकिन याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन किस जिले से प्रारंभ होता है? चित्तौड़गढ़ 1880, और वहां पे होने वाला है जाट किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, हनुमान सिंह बुढ़ानिया निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? पहला है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू भी हम लोग जानते हैं कि मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है बेंगू। प्रथम श्रेणी के ठिकानों की संख्या टोटल पूरे मेवाड़ में 16 थी। बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का है और बेंगू भी प्रथम श्रेणी का है। बेंगू जो आंदोलन प्रारंभ होता है वो आपका 1921 में होता है और इसका नेतृत्व किया जाता है राम नारायण चौधरी के द्वारा। इनका नेतृत्व किया जाता है किस व्यक्ति के द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और हमें याद रखना है कि बेंगू जो ठिकाना है वो आपके वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बेंगू ठिकाना। और बेंगू जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वहां के जो ठाकुर थे वो अनूप सिंह थे। बेंगू ठिकाने के प्रारंभ के समय वहां पे हमें याद रखना है कि वहां का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह था। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध भी किससे माना जाता है? हमें याद रखना है बेंगू से। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध भी किस किसान आंदोलन से संबंधित माना जाता है? बेंगू से। और यह हत्याकांड होता है 1923 ईस्वी में, 1923। तो ये तो हो गया कि बेंगू तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बिजोलिया किसान आंदोलन अभी हमने बात की, ये 1897 से 1900, इसको 3 चरणों में चलाया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के टोटली 3 चरण चलते हैं। पहले चरण की बात करते हैं तो 1915 तक रहता है। दूसरा 1916 से लेकर कुछ बुक्स हमें 23 तक भी बताती है और कुछ 27 तक भी बताती है। और तीसरा 28 से लेकर 41। तीनों चरणों के नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात करते हैं तो तीनों चरणों में भी अलग अलग रहते हैं। पहले चरण की हम लोग बात करें तो 1897 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है। हम लोग जानते हैं कि मृत्यु भोज को लेकर, और बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। और गंगाराम धाकड़ जाति के किसान भी बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक पार्टिसिपेट करने वाले थे। गिरधरपुरा गांव से इस आंदोलन का प्रारंभ होता है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, तुलसी भील और प्रेमानंद, इनका याद रखना है कि इन लोगों के द्वारा प्रथम चरण का स्पेशली तौर पर नेतृत्व किया जाता है। 1915 में साधु सीताराम दास के विशेष आग्रह पर हम लोग जानते हैं कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और उनके द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना भी हरिभाई किंकर के साथ मिलकर चित्तौड़गढ़ में की जाती है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और नारायण पटेल का नेतृत्व भी इनको द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक का साथ मिलता है। और तृतीय चरण के तहत हम लोग कह सकते हैं कि हरिभाई उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा जो स्पेशली तौर पे इस तृतीय चरण का नेतृत्व करते हैं। 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती है
और दो प्रकार के स्पेशली तौर पे जो टैक्सेस लाग बागे थी, जिसमें चौरी कर का संबंध भी हम बिजोलिया किसान आंदोलन से मानते हैं, जो 1903 में लगा दिया गया, और तलवार बंदाई या उत्तराधिकार शुल्क के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, वो 1906 में लगा दिया गया पृथ्वी सिंह के समय। और जब ये किसान आंदोलन प्रारंभ होता है तो हमें याद रखना कि वहां का ठिकानेदार था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह वहां का ठिकानेदार रहेगा और राजा रहेगा मेवाड़ का उस समय फतेह सिंह। मेवाड़ के राजा के रूप में नाम आता है, यानी ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय मेवाड़ का राजा कौन रहता है? फतेह सिंह। और इस समय ठिकानेदार कौन है? कृष्ण सिंह। कितने चरणों में चलता है? 3। कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती है? 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती है। सीकर किसान आंदोलन, इसके बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसको शेखावटी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और शेखावटी किसान आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी इस सीकर किसान आंदोलन में रहती है। दूधवा खारा किसान आंदोलन, याद रखना है ये बीकानेर रियासत से संबंधित था। किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर। और याद रखना है कि इसका नेतृत्व वास्तव में किसके द्वारा किया गया? हनुमान सिंह। उसके बाद मघाराम वेद है, रघुवर दयाल। मघाराम वेद और रघुवर दयाल, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा और स्पेशली नेतृत्वकर्ता के रूप में हनुमान सिंह बुढ़ानिया के द्वारा दूधवा खरा किसान आंदोलन, जो हमें याद रखना है कि 1946 के वर्ष में बीकानेर रियासत के अंतर्गत होता है। हनुमान सिंह बुढ़ानिया, मघाराम वेद और रघुवर दयाल। तो इसमें सही आंसर है अपना हनुमान सिंह। निम्न में से किससे संबंधित है? दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। मघाराम वेद और रघुवर दयाल को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया ठिकाने के अत्याचार। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक की भी बात कर सकते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है अशोक परमार, जो भरतपुर का रहने वाला था। अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? अशोक परमार। और अशोक परमार को यह ठिकाना किसने दिया? 1527 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध, जो राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हम लोग जानते हैं कि ये एक तरफ से मुगल वंश के संस्थापक बाबर और दूसरी तरफ से महाराणा सांगा के बीच में, दूसरी तरफ से ये किसके बीच में लड़ा जाता है? महाराणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है। ये मुगलों की स्थापना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि महाराणा सांगा हम लोग जानते हैं कि खानवा भरतपुर में स्थित है, और इस युद्ध को बाबर के जीतने से पहले 16 फरवरी 1527 को बयाना नामक स्थान पर महाराणा सांगा संग्राम सिंह के द्वारा बाबर को बुरी तरह से परास्त किया गया। और खानवा के युद्ध में हम लोग जानते हैं कि राणा सांगा ने राजस्थान के समस्त तमाम प्रकार के राजपूत शासकों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए पाती प्रेवण एक पत्र लिखकर राजस्थान के समस्त राजपूत शासकों को वहां इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद राजपूतों की समस्त सेना उन मुगलों के सामने लड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवंश हम लोग ये जानते हैं कि जो सैनिकों के भग्नावशेष के रूप में, हिंदूपथ के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति युद्ध मैदान के बीच में घायल होने के कारण वहां से बाहर ले जाया जाता है। और उनकी जब राणा सांगा का पता अपनी सेना के बीच में चलता है कि घायल राणा को बाहर ले जाया गया है, तो सेना का हौसला टूट जाता है और राजपूत सेना भागने लगती है। इस कारण बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीत लिया जाता है, और हम लोग ये मानते हैं कि बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक जो स्थापना होती, क्योंकि पानीपत में तो इब्राहिम लोदी एक नॉर्मल रूलर था, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के तमाम प्रकार के राजपूत शासकों को उन्होंने पराजित किया, इसलिए खानवा के युद्ध से भारत में वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो याद रखना है राणा सांगा का सहयोग किया था किसने? अशोक परमार। और राणा सांगा का सहयोग करने के कारण उनको ऊपरमाल की जागीर दी जाती है, और ऊपरमाल जागीर का ही एक ठिकाना है कौन सा? बिजोलिया। ये ऊपरमाल जागीर का ही एक ठिकाना माना जाता है, इस बात को याद रखना है। बिजोलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ित किसानों का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को किसने आमंत्रित किया? ये बात पहले भी बता दी कि इसको बुलाने का काम, पहले चरण का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। याद रखना है कि ये यहां पे पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे थे, पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पे थे, याद रखना है साधु सीताराम दास। और इनके आग्रह पे ही, यानी साधु सीताराम दास के आग्रह पे ही विजय सिंह पथिक, मूल रूप से उनका नाम है भूप सिंह गुज्जर, उनका मूल रूप से जो नाम रहता है वो रहता है भूप सिंह गुर्जर, और ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इनके कहने पे, इनके द्वारा इस
द्वितीय चरण 1916 से इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व लिया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, स्वामी गोपाल दास ने कहां सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? स्वामी गोपाल दास के साथ में कन्हैया लाल का नाम और याद रखना है। स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल के द्वारा, स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल के द्वारा वर्ष 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की जाती है। समाज सुधार से संबंधित ये संस्था थी, जागृति फैलाने से संबंधित संस्था थी। तो 1907 में स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा चूरू में इसकी स्थापना की जाती थी। उसका सही आंसर है आपका चूरू। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल, इसके साथ में इनकी सहायता सहयोगी श्री राम आचार्य के द्वारा भी इनकी सहायता की जाती है। तो इनका संबंध भी याद रखना है कि स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्री राम आचार्य, इन तीनों का संबंध सर्वहित यानी सबका हित, सर्वहित का मतलब भी यही हुआ, सभी लोगों का कल्याण करने से संबंधित इस संस्था की स्थापना की गई। 1907 का वर्ष चूरू रहेगा और 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। तो इसका सही आंसर है आपका चूरू। इसके बाद में है अगला, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुजर, 1882, गुढ़ावली गांव, उत्तर प्रदेश। याद रखना है किसान पंचायत यानी किसान पंच बोर्ड का भी 1916 में ये गठन करते हैं। किसान पंच बोर्ड से त्याग पत्र क्यों दिया? पहला है 1923 में उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा, पंछीड़ा, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंछीड़ा गीत लिखा जाता है, को नेतृत्व प्रदान करने हेतु उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़त रखने हेतु कहा। ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया जिससे लोगों ने ले लिया था। तो हमें याद रखना, ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया और जिससे लोगों ने ले लिया। तो हमें याद रखना है कि इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो ये रहेगा, ठिकाने द्वारा त्यागपत्र देने के कारण ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया और जिससे लोगों ने ले लिया। तो 4 नंबर जो आंसर है इसका ठिकाने वाला सही रहेगा। अलग अलग आयोगों के द्वारा इनकी अलग अलग मांगों को माना जाता है, कुछ में नहीं माना जाता है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रसारित हुई? हम लोग जानते हैं कि केवल राजस्थान का ही नहीं, ये पूरे भारत का हिंसात्मक किसान आंदोलन के रूप में से जाना जाता है। ये वह आंदोलन था जो 44 वर्षों तक चलता है। तो इस आंदोलन की प्रेरणा या इंस्पायर से ही अन्य जगहों के जो किसान आंदोलन है उनको हौसला मिलता है और वहां से किसानों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है और उन्हीं के द्वारा फिर से जगह जगह आंदोलन चलाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि इस खबर को फैलाने के लिए वर्तमान समय में तो हमें पता है सोशल मीडिया काम करता है, लेकिन उस समय प्रिंट मीडिया के रूप में हम लोग जानते हैं कि समाचार पत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित वो कौन से हैं? प्रभा हो गया, प्रताप हो गया, केसरी हो गया, वेंकटेश प्रसाद, 4 नाम दिए गए हैं। पहले जो 3 नाम है प्रभा, प्रताप और हम लोग कह सकते हैं केसरी, ये तीनों शामिल है। वेंकटेश्वर समाचार का नाम हमें बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ने का नाम नहीं मिलता है। तो 1, 2 और 3 यानी प्रभा, प्रताप और केसरी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद में आपको कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला कलकत्ता भारत मित्र, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला भारत मित्र और प्रयागराज से प्रकाशित होने वाला प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम अभ्युदय, और पूना से प्रकाशित होने वाला मराठा, पूना से प्रकाशित होने वाला मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, हम लोग जानते हैं। यानी 3 तो ये नाम लिखे हुए हैं, याद रखना है। प्रताप सबसे ज्यादा, सबसे चर्चित जो बिजोलिया किसान आंदोलन को बनाता है, सबसे चर्चित करने का काम जो किसान आंदोलन समाचार पत्र करता है वो आपका रहेगा प्रताप नामक समाचार पत्र, जिनका प्रकाशन, जिनका पब्लिशन वो होता है आपके उत्तर प्रदेश की एक जगह है कानपुर, और इसके संपादक के रूप में भी हमें नाम मिलता है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके संपादक के रूप में नाम मिलता है गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी।
उन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा हमें याद रखना है कि पूरे भारत में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को फैलाने का कार्य किया गया। तो ये सारी बातें याद रखना है कि प्रभा, प्रताप और केसरी, केसरी भी हम लोग जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र रहता है। 3 ये हो गया, चौथा कलकत्ता से भारत मित्र, 5वां प्रयागराज से अभ्युदय और छठा मराठा जो पूना से निकाले जाने वाला समाचार पत्र था। ये 5-6 ऐसे समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन की आवाज जन जन तक पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो 1, 2 और 3 और बाकी वाले तीनों ये भी याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस समाचार पत्र का प्रमुख योगदान था। अगले प्रश्न के रूप में निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड संबंधित है? यानी कांगड़ कांड जो होता है, कांगड़ जो किसान आंदोलन के रूप में एक चलता है, अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए इसको चलाया जाता है। ईओआरओ की री एग्जाम में इसको पूछा गया है। यानी कांगड़ कहां से संबंधित है, कौन सी रियासत से है? शेखावटी हम लोग जानते हैं, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू प्रमुख रूप से 3 जिलों का समूह। सीकर है, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों का प्राचीन समय में जो शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। मारवाड़ में हम लोग जानते हैं कि एक जिले के तौर पे जोधपुर आता है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही ये पुराने समय में सभी आते हैं। बीकानेर और बेंगू, बेंगू तो आपको पता है एक ठिकाना था, चित्तौड़ में स्थित है। तो ये संबंधित है आपका किससे संबंधित? बीकानेर। बीकानेर में भी याद रखना, चूरू उस समय रियासत नहीं है, वर्तमान में चूरू जिले में आता है, रतनगढ़ तहसील। वर्तमान में जो कांगड़ है वो 1946 की ही घटना है। ये वहां पे अत्याचारों से मुक्ति के विरुद्ध में राजस्व की दरें बढ़ा दी जाती है, उनके विरुद्ध में इसको चलाया जाता है। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में स्थित है। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में वर्तमान में कांगड़ स्थित है। लेकिन उस समय रियासत का संबंध माने तो हमें ये किस रियासत से संबंधित रहता है? बीकानेर रियासत। दूधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ कांड दोनों बीकानेर रियासत से संबंधित है। और याद रखना है कि वर्तमान में ये जिला कहाँ, ये स्थान कहाँ पड़ता है? चूरू। और चूरू में कौन सी तहसील? रतनगढ़ तहसील में यह आता है कांगड़ कांड। 1946 में बीकानेर से संबंधित है। अगला प्रश्न वही है, कांगड़ कांड किस रियासत के किसान आंदोलन से संबंधित है? वही प्रश्न है, सेम दोबारा चर्चा कर ली गई है। कांगड़ कांड किस रियासत के किसान आंदोलन से संबंधित है? तो फिर से उत्तर इसका बीकानेर रहेगा। यह स्कूल व्याख्याता में 2026 में पूछा गया है। इसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नारायणी देवी वर्मा, माणिकीलाल वर्मा की पत्नी, अंजना देवी, भगवती देवी, रमा देवी। अब इसमें बात केवल पूछी गई है नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें याद रखना है कि यहां पे जो नाम आता है रामनारायण चौधरी, जिसकी पत्नी थी कौन? अंजना देवी। इनके द्वारा इसका क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें योगदान किन किन महिलाओं का रहा। तो भगवती देवी को छोड़ दो आप, रमा देवी और नारायणी देवी भी शामिल है। यानी यहां केवल एक शब्द डाला है, नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व तो किया जाता है अंजना देवी के द्वारा, हमें याद रखना है। लेकिन हम ये याद रखेंगे 1930 से 32 के महात्मा गांधी के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान भी हम लोग जानते हैं कि रमा देवी ने सक्रिय योगदान दिया है, नारायणी देवी वर्मा के द्वारा दिया जाता है। अंजना देवी याद रखना है कि राजस्थान के इतिहास में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला मानी जाती है। राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला के रूप में किसे माना जाता है? वो आपकी अंजना देवी रहेगी। वो आपकी अंजना, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। ये माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। तो माणिक्यलाल वर्मा ने भी इसमें नेतृत्व किया है। और ये रहेगी राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी की पत्नी रहेगी। और तीसरा याद रखना है कि ये लादूराम जोशी, लादूराम जोशी की पत्नी रहेगी। लादूराम जोशी की पत्नी रहती है रमा देवी। तो अब नेतृत्व पूछा तो अंजना देवी आ जाएगा, लेकिन इन तीनों महिलाओं का संबंध बिजोलिया से है। हम लोग जानते हैं तुलसी भील भी रहता है उसमें। नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी और रमा देवी तीनों का संबंध रहता है, लेकिन यहां नेतृत्व पूछा, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? अंजना देवी। अगले प्रश्न के रूप में, उदयपुर राज्य ने 1919 में, उदयपुर राज्य ने 1919 में, उदयपुर का मतलब ये मेवाड़ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जिले के तौर पे इसको उदयपुर कहा जाता है, रियासत के तौर पे इसको मेवाड़ कहा जाता है। उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन अधिकारियों की शिकायतों की
सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया, निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का सदस्य नहीं था? एक अच्छा प्रश्न है कि लगातार जब सेकंड चरण का विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया गया और 1919 के आसपास विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के द्वारा जब बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें देश के कोने कोने में प्रकाशित हुई, तो मजबूरन सरकार को या राजा को, मेवाड़ के महाराजा को वहां पे एक आयोग गठित करना पड़ा ताकि किसानों की समस्याओं को जान सके। इसलिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल याद रखना है कि किसके नेतृत्व में इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, हमें याद रखना है बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए यह अध्यक्ष रहेगा। इसकी अध्यक्षता में एक आयोग को गठित किया जाता है। इसमें पूछा उस आयोग का सदस्य कौन था? दो सदस्य थे, अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, महादेव देसाई। तो ये तो हो गया अध्यक्ष। इसके बाद सदस्य के रूप में हम बात करें तो अमर सिंह और अफजल अली। अच्छा प्रश्न है, कौन सा इसका सदस्य नहीं है? तो एक तो अमर सिंह का नाम याद रखना है और दूसरा अफजल अली। ये 3 सदस्य आयोग था। अफजल अली, इस 3 सदस्य आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो किसानों के पक्ष में दी। 3 सदस्य आयोग ने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये याद रखना है। और उसी दौरान हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग उठाई जाती है। अगले वर्ष नागपुर में भी होता है, महात्मा गांधी से भी इनकी मुलाकात होती है। कांग्रेस के मंच से जब ये समर्थन का सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए जाते हैं तो मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी इसमें सहयोग देने के या समर्थन देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी लोकल स्तर पे जो मूवमेंट हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन बाद में वो टाइम देते हैं और महात्मा गांधी का ये निजी सचिव है महादेव देसाई, ये महात्मा गांधी का निजी सचिव रहेगा, महात्मा गांधी का सचिव था, महात्मा गांधी का निजी सचिव था महादेव देसाई। इसको भी महात्मा गांधी वैसे इस आयोग का सदस्य नहीं है, लेकिन बिजोलिया भेजा जाता है किसानों की स्थिति को जानने के लिए। बिजोलिया भेजा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई को, कि निजी सचिव रहेंगे। तो इसका आंसर तो ये हो ही गया कि इसमें ये शामिल नहीं है। लेकिन 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसके 2 सदस्य अमर सिंह और अफजल अली, ये महाराणा के द्वारा नियुक्त किए गए थे। इन्होंने यहां आने के बाद, किसानों की समस्याओं को जानने के बाद, अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो किसानों के पक्ष में दी। लेकिन महाराणा के द्वारा, महाराणा यानी इस समय जब बिजोलिया किसान आंदोलन था तो इसके समय महाराणा थे फतेह सिंह, उनके द्वारा उनकी मांगों को इग्नोर किया जाता है, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हमें है महादेव देसाई। ये तीनों याद रखना। 1919 किस किसान आंदोलन से संबंधित है, कौन सदस्य था, वो भी बात याद रखनी है। निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में, अच्छा प्रश्न है, कि नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया। इसको नियुक्त क्यों किया गया कि जब 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में अफजल अली और अमर सिंह राणावत को साथ लेकर उस जांच आयोग ने जांच की और किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, उसके बावजूद भी महाराणा ने कुछ भी नहीं किया। यानी रिपोर्ट पक्ष में होने के बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं करते हैं। तो फिर हमें याद रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसके लिए याद रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा, राजपूताना मध्य भारत सभा जो 1918 में स्थापित की जाती है, इस सभा के द्वारा भवानी दयाल के नेतृत्व में एक दल गठित किया जाता है ताकि किसानों की समस्याओं को फिर से जान सके। इसका जो अधिवेशन था 1920 में वो नागपुर में था और कांग्रेस का अधिवेशन भी नागपुर में था। वहां पे हम लोग जानते हैं कि नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के पास भी इस बात को पहुंचाया जाता है, लेकिन गांधी एवं मदन मोहन मालवीय, ये याद रखना, कोटेशन में पूछा जा सकता है, मदन मोहन मालवीय ने एक बार तो बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया और उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस के द्वारा
राष्ट्रीय स्तर का ये आंदोलन नहीं है, इसलिए उसमें किस तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर गांधी जी की सिंपैथी भी इनके साथ में अपने निजी सचिव को भी वहां बिजोलिया भेजा जाता है और विजय सिंह पथिक भी इनसे बात करते हैं। तो नागपुर में इसका भी अधिवेशन और कांग्रेस का भी अधिवेशन था, वहां पे इनके नेतृत्व में, क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के द्वारा दी गई मांगों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया, तब भवानी दयाल के नेतृत्व में इस संस्था के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा, राजस्थान सेवा संघ भी हम लोग जानते हैं कि 1919 वर्धा में स्थापित एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है। विजय सिंह पथिक, केशव सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, ये खूब सारे लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एक राष्ट्रीय मंच के रूप में, भारतीय लोगों का एक मंच कह सकते हैं कि जहां से साल में एक बार सम्मेलन करके उनकी समस्या को जानने का एक मंच था। लेकिन धीरे धीरे ये मंच था जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के कारण इनके नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय मूवमेंट्स को चलाया जाता है। तो याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। भवानी दयाल के नेतृत्व में ये जो आयोग भेजा जाता है राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? शेखावटी किसान आंदोलन बहुत लंबा चलता है कि वहां पे उससे संबंधित नहीं है। अरलाल सिंह खर्रा हम लोग जानते हैं, किशोरी देवी महिला जो धापी देवी, उनका संबंध भी आगे हम पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब सब कूदन कांड, जयसिंहपुरा कांड सब की चर्चा करेंगे। किशोरी देवी, नेतराम चौधरी, हरिभाई किंकर, गोविंद राम। तो हमें याद रखना है कि हरिभाई किंकर का संबंध इससे नहीं है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं 1916 चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर के द्वारा की जाती है। हरलाल सिंह, नेतराम चौधरी, गोविंद राम के द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी अधिकतर प्रश्न हम लोग जानते हैं कि बिजोलिया बहुत बड़ा है, कि आरपीसी पूरा फोकस कर रही है। 2025 और 26 में तमाम प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए और कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को लिया जा रहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में की जाती है, लेकिन 20 में इसका मुख्यालय अजमेर में लाया जाता है। 1920 में इसका मुख्यालय कहां लाया जाता है? अजमेर में लाया जाता है 1920 में। और इसकी स्थापना के तहत हम लोग बात करें तो इसमें प्रमुख जो नेता रहते हैं, जिसमें विजय सिंह पथिक भी रहेगा, विजय सिंह पथिक कह सकते हैं, हरिभाई किंकर कह सकते हैं, राजस्थान सेवा संघ के लिए हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, माणिक्यलाल वर्मा कह सकते हैं। ये जो प्रमुख नेता है जिनके नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, माणिक्यलाल वर्मा। 1919 में स्थापना कहां की जाती है? वर्धा में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र। लेकिन 1920 में इसके हेडक्वार्टर को बदल के कहां किया जाता है? अजमेर में। तो इनके नेतृत्व में स्थापना होने के बाद में ये सारे लीडर्स उससे जुड़े हुए, उनके नेतृत्व में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, मेवाड़ राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सामंत से तलवार बंधाई की नजर ली जाती थी? तो हमें याद रखना है कि इसका जो पहले भी हमने चर्चा की थी कि मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही बिजोलिया किसान जो आंदोलन है, वहां से 1906 में बिजोलिया किसान जो आंदोलन रहेगा, वहां के हमें याद रखना है कि 3 जागीरदार प्रमुख रूप से इस आंदोलन के दौरान, जब तक ये संपन्न होता तब तक रहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। तो जब आंदोलन प्रारंभ होता है तो पहले जागीरदार के रूप में नाम आता है राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह के समय 1894 में ये राजगद्दी पे बैठता है और 97 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है, तब भी ये रहता है। और इसके बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में दूसरा आता है पृथ्वी सिंह, दूसरे के रूप में आता है पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के द्वारा ही तलवार बंधाई जो शुल्क था, या इसको दूसरे रूप में हम लोग कहते हैं उत्तराधिकार शुल्क,
यानी एक जागीरदार की मृत्यु के बाद जब दूसरा नया जागीरदार उस राजगद्दी को धारण धारण करता है तो उनके धारण करने के एवज में जो लाग ली जाती थी उसको हम तलवार बंधाई या हम ये कह सकते हैं उत्तराधिकार शुल्क के रूप में इसे जाना जाता है। तो तीसरा, इसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद 1914 में जो बनता है अगला जागीरदार जिसका नाम रहेगा केसरी सिंह। ये तीन जागीरदार बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान रहते हैं जब तक ये चलता है, राव कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण, केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण याद रखना है कि यहाँ संरक्षक के रूप में जो काम किया जाता है वो अमर सिंह राणावत के द्वारा, अमर सिंह राणावत के द्वारा संरक्षक की भूमिका निभाई जाती है, अमर सिंह राणावत के द्वारा। और इनके नायब के रूप में, इनके सहयोगी के रूप में आता नाम है डूंगर सिंह भाटी का, डूंगर सिंह भाटी का। तो याद रखना है कि ये तीन ठिकानेदार जागीरदार यहाँ रहते हैं और तलवार बंदाई को जो शुरू करने का कार्य किया जाता है वो पृथ्वी सिंह के किया जाता है। और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहता है। हाँ, कृष्ण सिंह के समय हमें याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में 1903 में एक नया टैक्सेस लगाया गया जिसको कहा जाता है चौवरी कर, जिसको चौवरी कर जो एक प्रकार के विवाह कर के रूप में लिया जाता था, जो एक विवाह कर के रूप में इसे लिया जाता था। 1903 में इसका संबंध कृष्ण सिंह से रहता है और उत्तराधिकार का संबंध रहता है पृथ्वी सिंह से और ये बिजोलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल रो डंको नामक समाचार पत्र का संपादन नागरची नाम से निम्न में से कौन करता था? हम लोग जानते हैं कि विजय सिंह पथिक के द्वारा भी ऐसे कुछ पर्चे बंटवाए गए थे अपने किसानों के बीच में, लेकिन इसी को ऊपरमाल के डंके को अलग नाम से संपादन करके किसने किया? नागरची नाम से संपादन करने वाला था साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। याद रखना है ये प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता, प्रथम नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लोग मान सकते हैं। इनके साथ में दो व्यक्ति और रहेंगे, उनके द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। प्रमुख रूप से इस किसान आंदोलन को पूरे देश में सफल जो नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भी किया जाता है, मन्ना पटेल जिनको ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल जागीर है, ऊपरमाल जागीर के अंतर्गत ये ठिकाना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की जाती है। विजय सिंह पथिक के द्वारा इसकी स्थापना 1917 में की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन इनका अध्यक्ष कहें या सरपंच कहें, इनका अध्यक्ष कहें या सरपंच कहें, वो मन्नालाल पटेल को बनाया जाता है। ये याद रखना है, अध्यक्ष या हम लोग कह सकते हैं सरपंच, ये इनको बनाया जाता है। तो याद रखना है कि नागरची के नाम से इसका संपादन किसने किया? साधु सीताराम दास, फतेहकंड चरण और ब्रह्मदेव, ये पहले चरण के नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जाते हैं। अगले प्रश्न के रूप में हम आते हैं तो 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? यानी तीसरे चरण की ही बात की जा रही है कि तीसरे चरण में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रमुख रूप से हम लोग जानते हैं कि विजय सिंह पथिक तो सेकंड चरण का है, दूसरे चरण का नेतृत्व करता है, इसको काट लो। फिर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, यानी बी और सी जो जहां है वो आपका सही होगा, 4 नंबर। तृतीय चरण में प्रमुख रूप से जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और 1941 में इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में है, बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन नहीं था? हमें याद रखना है कि 1919 में पहला जो आयोग है बिजोलिया किसान आंदोलन में बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आया और उसके 2 सदस्य थे अमर सिंह और अफजल अली। उन्होंने किसानों के पक्ष में महाराणा फतेह सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बावजूद मेवाड़ के महाराणा के द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा 1920 ईस्वी में भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग को गठित किया गया। अब ये जो आयोग गठित किया जाएगा उच्च स्तरीय, यानी ब्रिटिश सरकार, ये अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। अब इसका गठन याद रखना है 1922 में,
1922 में, और तारीख कहें कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है वो भी हमें याद रखना है कि 4 फरवरी 1922। एजीजी के रूप में रहेगा रॉबर्ट हॉलैंड जो इसमें रहेगा वो आपका इसमें क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। यानी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में हमें याद रखना है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1922 में एक आयोग गठित किया गया। ये अंग्रेजों का है, वो पहले वाला महाराणा का है, इसमें कौन सा नहीं रहेगा। तो प्रभात चंद्र हो गया, बिहारी लाल हो गया और नारायण पटेल। अब तो अंग्रेजों के द्वारा है, तो नारायण पटेल तो हमारे द्वितीय चरण के दौरान बेगार जो आंदोलन चलता है, यानी याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भी बेगार जो आंदोलन चलाया जाता है, बेगार प्रथा के विरुद्ध में, जो बिना वेतन के काम करने की प्रथा, आंदोलन जो चलाया जाता है द्वितीय चरण के दौरान, इनके द्वारा उनका नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नारायण पटेल, ये सभी बिजोलिया किसान आंदोलन में हैं, तो उनके द्वारा तो इसका नेतृत्व किया जाता है। तो सीधा सा आंसर है कि जैसे एक नाम ये याद है, ये तो इसका हो ही नहीं सकता, फिर भी अपना आंसर निकल सकता है नारायण पटेल। 1922 में याद रखना है कि रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में, उनके साथ में प्रभात चंद्र और बिहारी लाल जो सदस्य के रूप में थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 में। अब इन्होंने किया क्या है कि एक तरफ से तो विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान जो रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोती चंद, इनके नेतृत्व में एक तरफ तो किसानों का प्रतिनिधि दल था, एक तरफ तो किसानों का दल रहेगा और दूसरी तरफ से जागीरदारों का रहेगा, और तीसरी तरफ से हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेज जो इसकी जांच करने के लिए उनके द्वारा है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद बिजोलिया में जो प्रारंभिक रूप से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, उनमें से हमें याद रखना है कि इस रिपोर्ट के बाद में 35 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया जाता है। जब किसान आंदोलन प्रारंभ होता है तब 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन इस अंग्रेजी उच्च स्तरीय सदस्य के बाद में हमें याद रखना है कि कितने प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि 35 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया जाता है। तो नारायण पटेल तो बिजोलिया के किसानों की तरफ से था, बेगार आंदोलन चलाने वाला, इसलिए इसका उत्तर है 2 नंबर। अगले प्रश्न के रूप में है कि बर्ड किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प सुनिए। बर्ड जो जगह है वो याद रखना है बूंदी में है। पहले तो ये याद रखना, जगह भी पूछिए कि बर्ड जगह कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। ये आंदोलन 1922 में, अनुपजाऊ क्षेत्र हम कह सकते हैं, ये 1922 में बूंदी में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। 1922 और बूंदी आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को दंडित किया गया, यानी ये भी सही है। इसका ए और बी दोनों रहेगा। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी हत्याकांड भी याद रखना है। 1923 में नानक जी भील शहीद होते हैं, डाबी हत्याकांड याद रखेंगे, इनका संबंध भी बूंदी से रहेगा। 1923 की घटना है और नानक जी भील का नाम याद रखना है, नानक जी भील शहीद होते हैं, ये भी इससे संबंधित है, ये इनका एक क्षेत्र रहता है। अगले प्रश्न के रूप में है आपके सामने कि फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास, तीनों के नाम बता चुका हूं, ने किस किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखेंगे जो मेवाड़ में स्थित है और पहले चरण के ये साधु सीताराम के साथ में नेतृत्व करते हैं, साधु सीताराम के साथ में ये नेतृत्व करते हैं, साधु सीताराम दास के साथ में नेतृत्व करते हैं। ये आंदोलन 3 चरणों में चलता है, यानी इसके चरणों की हम लोग बात करते हैं तो पहला चरण आपको याद रखना है 1897 में प्रारंभ होता है और 1915 तक। दूसरे चरण की हम लोग बात करें तो 1916 से 23/27 दोनों अलग अलग किताबों में दिया हुआ है, और तीसरा 1923/27 से लेकर ये 1941 में समाप्त होता है। इसके बाद दूधवा खारा, इसका संबंध बीकानेर रियासत से है। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर वर्ष 1946 में चलता है। चंडावल याद रखना मारवाड़ से संबंधित है, 1942 मारवाड़ से संबंधित। और इसके बाद निमुजना अलवर से संबंधित है 1925। तो इसका सही आंसर है आपका बिजोलिया। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन शेखावटी किसान सभा के संस्थापक में सम्मिलित था या थे। हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम सिंह, घासीराम और ताड़केश्वर शर्मा, ये चारों लोग इससे संबंधित रहते हैं। ए बी सी,
यानी शेखावटी किसान सभा है हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, घासीराम और ताड़केश्वर शर्मा के द्वारा स्थापित की जाती है और उन्हीं के नेतृत्व में शेखावटी एक लंबा चलने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो किसान आंदोलन से संबंधित वर्ष 2025-26 के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए। याद रखना है कि जिस तरह से उनके द्वारा अपना ट्रेंड जो किया गया है और विशेष रूप से जिन्होंने महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है उन्हीं से ये प्रश्न उठा रहे हैं, कोटेशन के रूप में भी दे रहे हैं। गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है, पढ़ने की अप्रोच को हमें पता करने के लिए हम लोग इस PYQs की सीरीज को चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और हम इसी तरह से इस सीरीज को लगातार बरकरार रखेंगे। फिर मिलते हैं।